So, hello Afnan, once again a very good morning to you. वेलकम टू आवर साइंस क्लास, जिसमें आज हम लोग एक नया चैप्टर डिस्कस करने चल रहे हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। केमिस्ट्री का ये चैप्टर है जो कि अपने PT2 में आने वाला है। तो फुल कंसंट्रेशन के भाई साहब, फुल कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पर रहिए जिससे कि ये टॉपिक, ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो सके। केमिस्ट्री में भाई साहब पूरा ध्यान चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता है, प्रैक्टिकल कर पाना। ठीक है, जैसे फिजिक्स का प्रैक्टिकल था तो उसमें हम लोगों ने लेंस देख लिया, उसमें हम लोगों ने मिरर देख लिया, लेज़र लाइट से हम लोगों ने किस तरीके से रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे किस तरीके से निकल रही है, ये चीज़ें देख ली है। ठीक है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से उस प्रैक्टिकल को हमें कराएंगे नहीं, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें समझाएंगे कि सब चीज़ क्लियर होता चलेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हारा फुल कंसंट्रेशन यहाँ चाहिए होगा, तभी चीज़ें क्लियर हो सकेंगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं आज हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर नंबर 4 है अपना। ठीक भाई, आज हमें क्या क्या यहाँ कवर करना है। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहला टॉपिक आज का जो अपना रहने वाला है वो है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे इस चैप्टर में आखिर क्या हमें पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या नई चीज़ हम जानेंगे। दूसरा है बॉन्डिंग इन कार्बन, जिसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के भी नाम से जानते हैं। कार्बन से जो बॉन्डिंग होती है उसके बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में तुम्हें कुछ इंटरेस्ट क्वेश्चन देंगे जो आज के लेक्चर के बेस्ड पे रहेगा। 2-3 इंटरेस्ट क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये है अपने आज के मेनली 2 टॉपिक और प्लस एक तुम्हारा होमवर्क के रूप में रहेगा। आते हैं अपने चैप्टर की तरफ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, लाइन बाय लाइन चलते हैं और NCERT की हर एक लाइन में नॉलेज छिपी रहती है, ये तुम जानते हो। ठीक है, इसलिए बहुत ही ध्यान से फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई साहब बने रहे। इन द लास्ट चैप्टर we came to know many compounds of importance to us. In this chapter we will study about some more interesting compounds and their properties. कह रहे हैं लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने काफ़ी कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था और उनके इम्पोर्टेंस के बारे में, डे टू डे लाइफ में उनका क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये पढ़ा था। इसमें हम इस चैप्टर में हम कुछ और कंपाउंड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, मज़ेदार इंटरेस्टिंग, उनको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ऑल्सो वी शैल बी लर्निंग अबाउट कार्बन, एन एलिमेंट विच इज़ ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस टू अस इन बोथ इट्स एलिमेंटल फॉर्म एंड इन द कंबाइंड फॉर्म। और इस चैप्टर में हम लोग कार्बन एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कल तुमको हमने पीरियोडिक टेबल दिया था, उसमें कार्बन नाम का एलिमेंट आ रहा है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। 6 नंबर पे एटॉमिक नंबर क्या है? 6। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? K सेल में 2 और L सेल में 4, यही तो बनेगा। ठीक है, तो कार्बन हम लोगों ने कल देखा था। और इसके एलिमेंटल फॉर्म, मतलब जब ये अकेला सिर्फ बैठा रहता है, एलिमेंटल फॉर्म, और कंबाइंड फॉर्म जब कई सारे कार्बन इससे जुड़े रहते हैं कंबाइंड फॉर्म में। तो दोनों फॉर्म में हमें इस चैप्टर में कार्बन को देखना है। एक्टिविटी 4.1, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड सिंस द मॉर्निंग। सुबह से लेकर अभी तक तुमने जितनी भी चीज़ें यूज की हैं उसकी लिस्ट बनानी है, 10 थिंग्स लिखना है। कंपाइल दिस लिस्ट विद द लिस्ट मेड बाय योर क्लासमेट एंड देन शॉर्ट द आइटम्स इनटू द एडजेसेंट टेबल। ठीक है, इसी तरीके से हाजिक भाई साहब ने, ठीक है, घर पे वही तुम्हारा होममेट है। ठीक है, तो उसने जो लिस्ट बनाई है उसको देख लो। इफ़ देयर आर, और उसको क्या करो, इस एडजेसेंट टेबल जो दी गई है इसमें तुम्हें लिखना है। इफ़ देयर आर आइटम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल, पुट देम इनटू बोथ द रेलिवेंट कॉलम्स ऑफ द टेबल। और यदि तुम्हारे और उसमें कुछ कॉमन है तो उसको सिर्फ एक ही उसमें रखो। ऐसा नहीं कि मान लो तुमने स्केल यूज की, उसने भी स्केल यूज करी, तो स्केल 2 बार लिख दो। ठीक है, तो इस टेबल में क्या करना है, थिंग्स मेड ऑफ मेटल, जो चीज़ तुम्हें यूज की हो सुबह से लेकर के अभी तक,
मेटल्स की अगर बनी हुई है तो इसमें लिखना है। थिंग्स मेड ऑफ ग्लास एंड क्ले, ग्लास और क्ले से बनी हुई तो इसमें, और अगर अदर मटेरियल से बनी हो तो इसमें लिख देना है। तो लिख लेना भाई साहब, इसमें क्या ही दिक्कत है। ठीक, एक्टिविटी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये तुम समझो कि करना क्या था। आगे चलो, अरे नीचे आ जा। लुक एट द आइटम्स दैट कम इन द लास्ट कॉलम, लुक एट द आइटम्स दैट कम इन द लास्ट कॉलम ऑफ द एबव टेबल। कह रहे जो लास्ट कॉलम में, जैसे तुम्हारी हो गया, तुमने यूज़ किया क्या, तुमने यूज किया बैग, तो बैग मेनली क्लॉथ से बना होता है, ठीक है, तो वो अदर्स वाले में आएगा, थर्ड वाले कॉलम में। फिल्ड बाय यू, योर टीचर विल बी एबल टू टेल यू दैट मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। अब जितनी भी चीज़ें तुम यूज़ करते हो वो ज़्यादातर चीज़ें किससे बनी होती हैं, कार्बन से बनी होती हैं। कह दो सर जी कैसे? तो भाई साहब देखो, जब कोई चीज़ जलता है, किसी चीज़ को तुम बर्न करते हो तो उससे कौन सी गैस रिलीज़ होती है? कहते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन उस ऑब्जेक्ट में था, तो वो ऑब्जेक्ट कार्बन से मिलके बना हुआ था, और जब उसको जलाया गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब कौन सी गैस रिलीज़ होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितने भी हमको अपने आसपास चीज़ें दिखाई देती हैं उसमें क्या होता है? कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, उनसे मिलके बना होता है। कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड टू टेस्ट दिस? व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट इफ़ अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज बर्न? कह रहे हैं जब कार्बन को बर्न किया जाएगा तो कौन सा कंपाउंड प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होगा? तो जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड। डू यू नो ऑफ एनी टेस्ट टू कन्फर्म दिस? तो बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे तुम्हें बताया किसी चीज़ को जलाओ तो कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, books or many of things that you listed are all based on this versatile element carbon. फूड हो गया, क्लोथ्स हो गया, मेडिसिन हो गई, बुक्स हो गई, और भी जितनी चीज़ें हैं सब के सब ये कार्बन से मिल करके बनी हुई हैं। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर हैं वो कार्बन से बने हुए हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मीगर। कह रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन की प्रेजेंस हमारे अर्थ क्रस्ट पर है, अर्थ क्रस्ट में है, और एटमॉस्फेयर में वो बहुत ही मीगर है। मीगर मतलब बहुत ही कम, अल्प। मीगर शुद्ध हिंदी होती है, अल्प बहुत थोड़ी है। द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम, एंड द एटमॉस्फेयर हैज़ 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अर्थ क्रस्ट मतलब मिनरल्स वगैरह में सिर्फ और सिर्फ 0.02% कार्बन है, हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03%, मतलब कुल मिलाकर के 0.05% ही कार्बन है। इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन नेचर, द इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन seems to be immense. In this chapter, we will know about the properties of carbon which makes carbon so important to us. मतलब कार्बन की जो मात्रा है वो हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ क्रस्ट में बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। इस चैप्टर में कार्बन की प्रॉपर्टीज़ और कार्बन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अब आता है आज का सेकंड टॉपिक, बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवैलेंट बॉन्ड। भाई साहब यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, अगर तुम ध्यान से सुने हो, ध्यान से सुनोगे जो हम पढ़ाएंगे, और प्लस जो कल तुमको शाम को फ़ोन पर हमने बताया था पीरियोडिक टेबल, ठीक है, 20 तक तो याद ही करना है। तुम कहे हो 2 दिन में याद हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि उसको तुम ध्यान से सुने हो कि LMN में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये सब अगर ध्यान सुने हो तो बॉन्डिंग इन कार्बन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लगेगा। ठीक है, चलते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। बिल्कुल पढ़े थे, अभी पिछले चैप्टर में हम लोग आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़े थे ना, जिसमें एक कटायन होता है, एक एनायन होता है। ठीक है, दोनों क्या होते हैं? बहुत ही तगड़े से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, we saw that ionic compounds have high melting and boiling point and conduct electricity in solution or in molten state। और ये भी जाने थे आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, जो उसका कैटायन एनायन होता है, वो एक दूसरे को बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। ये भी एक क्वेश्चन था उसमें कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि
उसके जो अंदर एलिमेंट्स हैं वो क्या करें, एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट किए हुए हैं। इस वजह से उनको तोड़ना, उनको पिघलाना बहुत ही मुश्किल का काम है। इस वजह से वो उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज़्यादा होती है। वी ऑल्सो saw how the nature of bonding in ionic compound explains these property। और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ भी जाने थे कि किस तरीके से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड हम लोगों ने पढ़ लिया। इस चैप्टर में कार्बन कंपाउंड पर ही ज़्यादा फोकस होने वाला है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वी हैव सीन इन चैप्टर 2। चैप्टर 2 में पहले ही जान गए हैं कि जो कार्बन होते हैं, कार्बन एलिमेंट से बने हुए कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। From the data given in table 4.1 on the boiling and melting points of the carbon compounds, we find that these compounds have low melting and boiling points as compared to ionic compound। एक चीज़ और पता चल गई कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो हाई था, लेकिन कार्बन कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। यहाँ पर देख रहे हो दिया हुआ है। We can conclude that the force of attraction between the molecules are not very strong। यदि melting point और boiling point कम है, इसका मतलब उनके बीच में जो force of attraction है वो भी क्या है, कम है। Since these compounds are largely non-conductors of electricity, we can conclude that the bonding in these compounds does not give rise to any ions। कह रहे हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ लिखी है कि जो ये कंपाउंड है, कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ये ज़्यादातर क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। वहीं आयनिक कंपाउंड की बात करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते थे। इससे हमें ये पता चलता है बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड्स डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। ठीक है, इनके बीच में जब कार्बन के बीच में बॉन्ड बनती है तो इससे कोई आयंस, भले वो कैटायन हो या एनायन हो, कोई पॉजिटिव चार्ज हो निगेटिव चार्ज है, कोई भी राइज अप नहीं होता है, कोई भी निकल करके नहीं आता है। ठीक है, वही आयनिक कंपाउंड था, जब उसमें Na और Cl मिल करके आ रहे हैं, Na और Cl मिल रहे थे ना, तो प्लस माइनस चार्ज हो रहा था ना। लेकिन इसमें जब कार्बन के कोई कंपाउंड मिलेंगे एक दूसरे से, तब उसमें कोई भी चार्ज नहीं आएगा, कोई भी आयंस नहीं आएंगे। इन क्लास 9, अब 9th की बात कर लिए। In class 9th, we learn about the combining capacity of various elements and how it depends on the number of valence electrons। कह रहे हैं क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से वेरियस टाइप ऑफ एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है। एक दूसरे से सब नहीं जुड़ जाते हैं। जैसे हम तुमने कल बताए थे कि हम उससे जुड़ना पसंद करते हैं जिससे हमारी ज़रूरत पूरी हो सके, और प्लस वो भी हमसे तभी जुड़ना चाहेगा जब उसकी ज़रूरत हमसे पूरी हो सके। कल बताए थे, अगर तुम्हारा पेट भरा हुआ है तब तुम्हारा मन जो है, तुम्हारी आत्मा जो है इधर उधर नहीं भटकेगी। लेकिन अगर तुम्हारा पेट खाली है तब तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तब तुम्हारा दिमाग जाएगा किचन में, तब तुम्हारा मन जाएगा कि हाजी क्या खा रहा है। लेकिन अगर तुम्हारा पेट भरा हुआ है तो दुनिया जाए भाड़ में, हमारा तो पेट भरा हुआ है, कौन क्या खा रहा है कौन नहीं खा रहा है हमसे क्या ही मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि कैसे कंबाइंड कैपेसिटी होती है, किस तरीके से कोई एलिमेंट एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब अपना जो ऑक्टेट है उसको पूरा करना, अपना जो आउटर सेल है उसके इलेक्ट्रॉन को पूरा करना। K में 2 है, बाकी सब में 8 8 8 करके। ठीक है, तो उसको पूरा करना। अब वो जिससे भी पूरा हो जाएगा हम उससे क्या करेंगे, दोस्ती करेंगे। लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना बहुत ही आसान है। अगर तुमको एटॉमिक नंबर क्लियर हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसान है। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। अब तुम्हें बताए जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो पहले में 2 बच जाएगा, दूसरे में जो रिमेनिंग है वो बचेगा। ठीक है, व्हाट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल्स ऑफ कार्बन। तो K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 4 इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल कार्बन हैव।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल कार्बन हैव। तो इसमें इसके जो वैलेंस सेल है लास्ट वाले सेल में कितने हैं 4, कितने चाहिए इसको 4 और चाहिए भाई साहब, क्योंकि इसको बैलेंस्ड होना है ना, इसको स्टेबल होना है। अभी ये स्टेबल नहीं है, अभी इसकी आत्मा भटक रही है किचन में, कभी दरवाजे पर कभी हाजिर के पास कि कोई कुछ तो खा रहा है, अब उसका पेट भर रहा है मेरा पेट नहीं भर रहा है, तो दिमाग खराब है कार्बन का। We know that the reactivity of elements is explained as their tendency to attain a complete filled outer cell that is attain noble gas configuration। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि we know that reactivity of elements कितना रिएक्टिव होगा, ये डिपेंड करता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, उसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं कि नहीं। अगर कंप्लीट होंगे तो रिएक्टिव नहीं होगा भाई साहब, वो स्टेबल हो गया, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया कि अब उसको कुछ नहीं चाहिए, मोह माया से छुटकारा मिल गया। लेकिन यदि उसका आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन फुलफिल नहीं है तो भाई साहब उसके पेट अभी भरा नहीं है, तो ज्ञान की बात कैसे जानेगा, ज्ञान की बात क्या ही बढ़ेगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड करती है उसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं कि नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। तुमसे पूछा जा सकता है कि कैसे जानेंगे कि हमारा एलिमेंट, कैसे जानेंगे कि हमारा जो एलिमेंट है वो स्टेबल है कि नॉन स्टेबल है। जैसे हीलियम हुआ, हाइड्रोजन बाद हीलियम आता है ना, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, इसके जो आउटर सेल है कंप्लीट है, तो हीलियम क्या है स्टेबल है, ज्ञान प्राप्त हो गया, उसको मोह माया से छुटकारा है। लेकिन हाइड्रोजन नहीं, उसको 1 चाहिए। लिथियम को तो 7 चाहिए, एक मतलब लिथियम का 3 होता है ना, 3 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं, तो पहले में 2 और दूसरे में 1, तो या तो ये 1 को भगा दे या तो 7 को बुला दे, तब स्टेबल हो पाएगा। तो कोई एलिमेंट रिएक्टिव होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है उसका जो आउटर सेल है वो बैलेंस्ड है कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं है। एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। कह रहे हैं आयनिक कंपाउंड में हम पढ़े थे कि वो क्या करते हैं, अपने आउटर सेल में गेन करते हैं या फिर लूज करते हैं, इस तरीके से करके वो स्टेबल होते हैं। इन द केस ऑफ कार्बन इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल and needs to gain or lose 4 electrons to attain noble gas configuration। इसी तरीके से कार्बन में हम देखेंगे तो कार्बन में क्या है KL मतलब K में 2 सेल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और L में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, मतलब अब इसको स्टेबल होने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बुला ले या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, तब जाकर के ये स्टेबल होगा। इफ़ इट वर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, यदि इसको गेन या फिर लूज करना है इलेक्ट्रॉन्स को तो 2 केस बनते हैं। पहला, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स कन्फर्मिंग C4 माइनस एनायन। ध्यान रखना, जब आप किसी से उधार लेते हैं, भाई 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, ले रहा है, उधार ले रहा है, तो यदि आप किसी से उधार ले रहे हैं तो आप निगेटिव में जाते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, पहले ही बता चुके हैं। यदि उधार ले रहे हो, किसी से कुछ ले रहे हो तो आप निगेटिव हैं, पॉजिटिव में नहीं है भाई साहब, क्योंकि वो जो पैसा आपने लिया है, जो उधार लिया, वो कभी ना कभी चुकता करना ही पड़ेगा। बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लिया, कल तुमको बताया था कि इसके पास, इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 6 प्रोटॉन हैं। कल बताया था ना, कल बताया था तुमको कि अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। इसने क्या किया, पहले वाले ने फर्स्ट में क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन को बुला लिया अपने पास, 4 इलेक्ट्रॉन को बुला लिया, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 10 और प्रोटॉन तो सिर्फ 6 ही। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए लिखे हैं बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। 6 प्रोटॉन्स के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाए, दैट इज़ 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, जो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं वो। सेकेंड, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा केस क्या बन सकता है कि कार्बन क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे। जब 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे तो 4 प्लस हो जाएगा, भाई दान दिया, किसी को आपने उधार दे दिया, तब आप क्या हो गए, पॉजिटिव में हो गए कि वो कभी ना कभी साल 2 साल
5 साल में वो धन आपके पास आएगा, तो प्रॉफिट में रहेंगे आप। तो इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स कर्विंग C4 प्लस कैटायन, but it would require a large amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind a carbon cation with 6 protons in its nucleus holding on to just 2 electrons. कह रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना, 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना मतलब अभी तक इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन थे, और 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे और 6 प्रोटॉन बच गए। ठीक है, ऐसा करने में, लूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी, और 6 प्रोटॉन होल्ड नहीं कर पाएगा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। तो भाई साहब ये तो ना घर के हैं ना घाट के। दोनों ही केस में कह रहा है बहुत ही दिक्कत है, बहुत ही क्या है, दिक्कत है। लूज़ करने में भी दिक्कत है, गेन करने में भी दिक्कत है। तो भाई साहब दिक्कत का निवारण क्या होगा? अभी तक तो दोनों ही केस में भाई इसको कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन बुलाने में भी दिक्कत हो रही है। कह रहा 10 प्रोटॉन होल्ड नहीं कर पाएगा, 6 प्रोटॉन होल्ड नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से जब वो लूज़ कर रहा है, जब वो दे रहा है किसी को इलेक्ट्रॉन्स अपने, तब भी दिक्कत बन रही है। तो क्या करेगा? कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। तो ऐसा करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कार्बन क्या करता है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किसी कार्बन के ही एटम को क्या करता है, शेयर करता है, या फिर किसी अदर एलिमेंट के एटम से शेयर करता है। नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर। ठीक है, सिर्फ कार्बन ही नहीं, बहुत सारे और भी मॉलिक्यूल्स हैं एलिमेंट के जो कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का शेयर करके अपने आप को स्टेबल बनाते हैं। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ बोथ द एटम्स एंड लीड टू बोथ एटम्स अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखो, नोबल गैस का मतलब होता है कि भाई साहब मोह माया से छुटकारा, स्टेबल होना। ठीक है, उसका आउटर मोस्ट जो सेल है उसका फुलफिलमेंट होना, वो फुलफिल है। ठीक है, तो कह रहे हैं इससे क्या होता है कि दोनों के दोनों जो हमारे एटम्स हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। बिफोर गोइंग ऑन टू कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, लेट अस लुक एट सम सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कह रहे हैं कार्बन पे तो हम चलेंगे, इन कार्बन पे चलने से पहले हम कुछ और मॉलिक्यूल्स कैसे एक दूसरे से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, आउटर मोस्ट जो सेल है उसको कैसे कंप्लीट करते हैं, इसको देखते हैं। इसको हम लोग देखते हैं। The simplest molecule formed in this manner is that of hydrogen। कह रहे हैं सबसे पहले चलते हैं हाइड्रोजन के पास, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल। As you have learned earlier, the atomic number of hydrogen is 1। तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन के कितने एटॉमिक नंबर होते हैं, तो 1 होते हैं। Hence hydrogen has 1 electron in its K cell and it requires 1 more electron to fill the K cell। भाई हाइड्रोजन के पास कितने हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, एक ही सेल ही है इसके पास, एक ही इलेक्ट्रॉन ही है, तो हम क्या कर देंगे, हाइड्रोजन के पास 1 है। कंप्लीट करने के लिए इसको कितना चाहिए, 2 चाहिए। सो 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2। तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन के पास जाएगा, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 ठो इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इससे भाई साहब कहेगा तुम मेरे पास आ जाओ, तो हम फुलफिल हो जाएंगे। और ये वाला हाइड्रोजन कहेगा ऐसा करो, ये वाला इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, तो हम फुलफिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हाइड्रोजन क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, जिनको हम लोग H2 कहते हैं। H तो अपना हाइड्रोजन एलिमेंट है, लेकिन जब कंपाउंड, जब हम लोग स्टेबल फॉर्म में हाइड्रोजन को लेते हैं तो H2 कहते हैं, इसीलिए क्योंकि H क्या करता है, H से इस तरीके से क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, जिससे दोनों क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। दिस अलाउज ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन द, इससे क्या होता है, हाइड्रोजन एटम क्या अटेन कर लेता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस।
इससे वो अपने नोबल गैस, नियरेस्ट नोबल गैस को क्या करता है, अटेन कर लेता है। ठीक है, नोबल गैस हीलियम विच हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स केस है। तो इसके पास, हाइड्रोजन के पास नोबल गैस कौन सी है? नोबल गैस का क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा एलिमेंट जिसका आउटर मोस्ट सेल क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो नोबल गैस है, वो एकदम कोई दिक्कत ही नहीं, उसको किसी से कुछ लेना ना देना। तो हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो अपने पास वाली जो नोबल गैस थी उससे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपना बराबर कर लिया है। वी कैन डिपिक्ट दिस यूजिंग डॉट्स और क्रॉसेस टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से देखो हाइड्रोजन के हमने डॉट लिया, यहाँ पे ये क्रॉस का ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से देखो H2 मॉलिक्यूल बन गया इस हाइड्रोजन के पास। अगर इसकी बात करें तो इसके पास भी 2 हैं और इसके पास करें तो इसके पास भी 2 हैं, लेकिन जब अलग अलग होंगे तो एक एक हो जाएगा। तो इस तरीके से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेट टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना रहे हैं इसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जब एक बॉन्ड होगी, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, बहुत ध्यान सुनो, जब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करेंगे तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जब 2 इधर वाला 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा और इधर वाला जो हमारा मॉलिक्यूल है वो इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ये हमारा क्या बनेगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, टेट्रा कोवैलेंट बॉन्ड जब 4 ठो करेगा। तो इस तरीके से बात होती है। A single covalent bond is also represented by a line between the 2 atoms as shown in figure। ठीक है, 2 एटम्स यहाँ लिख लो, हाइड्रोजन, और इसके बीच में जब इस तरीके से लाइन कर दिए तो इसका मतलब हो गया हाइड्रोजन ने अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है ये इस वाले से शेयर किया और ये वाला इससे शेयर किया है, उसको डायरेक्ट H2 लिख सकते हैं हम लोग भाई साहब। आगे चलते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन का केस देखते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। What would be electronic configuration and its valency। ठीक है, अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। भाई बहुत ध्यान से देखना है, इतना भी ना टफ है और ना ही आसान है, ये ध्यान से देखोगे तभी सब चीज़ें सही होंगी। क्लोरीन का देखो 17 होता है ना, Cl का 17, इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो 2 8 10 हो गया और 7, मतलब आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। चाहिए कितने इसको, 1 चाहिए कितने इसको, 1 चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इस तरीके से हम क्लोरीन यहाँ पे लिख लेंगे और इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर आउटर मोस्ट में। तो हम 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7 कर दिए। इसी तरीके से एक और क्लोरीन यहाँ लिख देंगे, इसके भी 7 बना दें, 1 2 3 4 5 6 और इधर 7। ठीक है, इसको अपना ऑक्टेट, इस वाले क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इधर से जाएगा और एक को इधर बुला लेगा। ठीक है, और ये वाले क्लोरीन को चाहिए तो ये वाला जाएगा और एक को इधर बुला लेगा। तो इस तरीके से देख रहे हो Cl2 बन गया, साफ दिख रहा होगा, हमें तो आशा है दिख रहा होगा। ठीक है, कुछ नहीं, जो इधर लिखें वही इधर भी लिखें। तो Cl और Cl के बीच में क्या बन रहा है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सिंपल है भाई साहब, खुद से करो तो और अच्छे से क्लियर होगा। व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2 8 7, K में 2, L में 8 और M में 7। Chlorine forms a diatomic molecule Cl2। Can you draw the electron dot structure for this molecule। तो draw कर दिया भाई। Note that only the valence shell electrons needs to be depicted। हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्लोरीन के ऐसा नहीं करना है कि 17 हमने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिया। हमको जरूरत कितनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। लास्ट वाले सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ड्रॉ करना है, पूरे को नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखें, नोट दैट वैलेंस सेल होता है आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स, उन्हीं को डिपिक्ट करना है, उन्हीं को हमने यहाँ पे लिखना है। इन द केस ऑफ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन किस में आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 3 3 6 2 8, कितने, 8। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है 8। तो 8 मतलब 2 और 6
2 और 6 चाहिए कितने इसको, 2 चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दिए ना भाई। देखो ऑक्सीजन एक यहाँ पे लिखे, इसके 2 2 4 2 6 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शो कर दिए हैं, और एक इधर भी ऑक्सीजन का एटम लिए हैं, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं। अब इसको कितने चाहिए, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन को, तो ये जाएगा और इधर से 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चोरी कर लेगा, और ये वाला भी ऑक्सीजन एटम जाएगा इधर से चोरी कर लेगा। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, क्या क्या 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, मतलब इनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रही है, अपने आप को क्या करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, अपने आप को नोबल गैस बनाने के लिए। We see the formation of double bond between 2 ऑक्सीजन एटम्स। भाई साहब जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तब डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, सिंपल सी बात। This is because an atom of oxygen has 6 electrons in its L cell. The atomic number of oxygen is 8 and it requires 2 more electrons to complete its octet. So each atom of oxygen shares 2 electrons with another atoms of oxygen to give us the structure shown in figure 4.3. The 2 electrons contributed by each oxygen atom give rise to 2 shared pair of electron. This is said to constitute a double bond between the 2 atoms. बहुत अच्छे से तुमको कल हम समझाए थे, और उसके पहले जब क्लास 9th में ऐसा टॉपिक पढ़े थे, या क्लास 10th में अभी जब आयनिक कंपाउंड वाला टॉपिक पढ़े थे तब भी तुम्हें बताया था किस तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, कब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, कब 3। ठीक है, तो वही चीज़ है, जितना अभी समझाए हैं वही यहाँ लिखा हुआ। कैन यू नाउ डेपिक्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, बहुत खतरनाक चीज़ लिखी है लोग। अब वाटर का मॉलिक्यूल हमें वाटर का जानते हो क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। शोइंग द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इनके बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है इसको देखते हैं भाई साहब। बहुत ही आसान है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, तो ऑक्सीजन का 2 + 6 लास्ट में 6 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। अब देखो बहुत ध्यान सुनो भाई, हाइड्रोजन को, जो ये हाइड्रोजन है भाई, हमारे हाइड्रोजन जो एटम हैं, इनको चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल मोह माया से दूर रखने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसकी बात बन जाए। तो हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग आएगा। ठीक है, इस हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये ऐसे आएगा तो इस तरीके से ले लेगा। ऑक्सीजन के पास टोटल कितने हैं, 6 हैं। बहुत ध्यान सुनो, ऑक्सीजन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है वो 6 हैं, चाहिए कितने, इसको 8 चाहिए। तो ये क्या करेगा, 1 हाइड्रोजन वाला ले लेगा, 1 ये वाले हाइड्रोजन का ले लेगा और इतना कर देगा, बन गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर इसको बॉन्ड के रूप में दिखाओगे तो इस तरीके से हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ लिखो, 1 हाइड्रोजन यहाँ लिखो, इधर ऑक्सीजन, इनके बीच में किस तरीके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रही है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, इसलिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रही है। डज द मॉलिक्यूल हैव सिंगल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड, तो हम बताएंगे बिल्कुल सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कहाँ दिख रही है। What would happen in the case of diatomic molecule of nitrogen? नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो ये लोग किए हुए हैं, जब किए हुए हैं तो काहे देखा जाए। नाइट्रोजन हैज़ द एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो 2 + 5 बनेगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल मतलब वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। टोटल चाहिए कितने, इसको 8 चाहिए, कुल मिलाकर के 8 चाहिए, 5 हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने 3 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करने पड़ेंगे, शेयर करने पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहले तो नाइट्रोजन इधर लिखे, नाइट्रोजन इधर लिखे। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 5 हैं, 3 2 5 कर दिए, 3 2 5 कर दिए। अब इसको कितने चाहिए, इस वाले नाइट्रोजन को चाहिए 3, तो
तो इधर वाला 3 लेकर के भाग लेगा, और इस नाइट्रोजन को चाहिए 3 तो इधर वाला लेकर के भाग लेगा। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया, इसको हम N2 कहेंगे। और देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं म्यूचुअली, ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो कितने बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो N के बीच में 3 बॉन्ड बनेंगे, और इसको हम क्या लिखेंगे N2, ठीक है। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो रहा है कि कब तुम्हारा 3 बॉन्ड, कब तुम्हारा 2 बॉन्ड, कब तुम्हारा 1 बॉन्ड बनेगा। What would be the electronic configuration and its combining capacity? तो देख लिए, in order to attain an octet, each nitrogen atom in a molecule of nitrogen contributes 3 electrons, giving rise to 3 shared pairs of electrons. This is said to constitute a triple bond between the 2 atoms. 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, इस वजह से इनके बीच में 3 बॉन्ड बन रही हैं। The electron dot structure of N2 and its triple bond can be depicted as in figure 4.4. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और ट्रिपल बॉन्ड किस तरीके से बन रही है, ये फिगर 4.4 में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। A molecule of ammonia has the formula NH3। अब इसका तुम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना भाई साहब, H2O वाला भी करके बताया तुम, वो किस तरीके से हुआ भाई साहब। सबको क्या करना है, सबका पेट भर देना है जैसे भी भरे, और फिर तुम्हें बताना है कि वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल शोइंग हाउ ऑल 4 एटम्स है ना, हाइड्रोजन के 3 और नाइट्रोजन के 1, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, विल द मॉलिक्यूल हैव सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो इसको करके देखो, नहीं आता हम हैं, लेकिन ट्राई करो भाई साहब। लेट अस नाउ टेक अ लुक एट मीथेन होता है CH3। मीथेन क्या फॉर्मूला होता है भाई साहब, नहीं CH3 नहीं होता, CH4 होता है यार, CH4। सर जी लोग भी गलती करते हैं यार, वैसा ना माना करो कि सर जी शक्तिमान होते हैं। CH4 हमारा जो मीथेन का फॉर्मूला होता है वो CH4 होता है, विच इज़ अ कंपाउंड ऑफ कार्बन का ये कंपाउंड होता है भाई साहब। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि कार्बन को छोड़ें और चीज़ों को डिस्कस करें, अब यहाँ पर कार्बन को वापस से अब हम ले रहे हैं, मेन फोकस हमारा कार्बन पे है। तो कार्बन का एक कंपाउंड है जिसको हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं, CH4 इसको कहते हैं। मीथेन इज़ वाइडली यूज्ड एज अ फ्यूल एंड इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। और जो बायोगैस है उसमें ये मेन कंपोनेंट होता है मीथेन हमारा। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स फॉर्म बाई कार्बन। भाई साहब ध्यान रखो, इधर ध्यान इधर तो मत भटकाओ, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। केमिस्ट्री में फुल कंसंट्रेशन जब तक नहीं रखोगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तो इधर उधर ध्यान नहीं, सिर्फ इधर। इसमें कह रहे हैं कि जो हमारा मीथेन है ये सिंपलेस्ट कंपाउंड है हमारे कार्बन का। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे कि विच इज़ द सिंपलेस्ट कंपाउंड ऑफ द कार्बन, तो हमारा मीथेन CH4। मीथेन हैज़ द फॉर्मूला CH4। हाइड्रोजन एज यू नो हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 1। अब हम जानते हैं कि हमारे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। वैलेंसी मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंपल। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड बना रहा है। कैसे देखो, कार्बन क्या है, 4 बॉन्ड बना रहा है। कैसे देखो भाई साहब, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। कैसे बना रहा है देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, 3 3 6 3 3 6 6 एटॉमिक नंबर होता है, मतलब 2 + 4 होगा। के में 2 और एल में 4, मतलब आउटर मोस्ट सेल कितने हैं, 4 हैं। एक गलत जगह बना दी, थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं। 1 2 3 4 और 4 ठो हाइड्रोजन है, 4 ठो हाइड्रोजन के पास एक होता है। इस हाइड्रोजन को कंप्लीट करने के लिए ऐसे निकल लेगा, इस हाइड्रोजन को कंप्लीट करने के लिए ये ऐसे निकल लेगा। 2 ठो पाई लिया ना, इस हाइड्रोजन को ये ऐसे, इस हाइड्रोजन को ये ऐसे, ठीक है। अब कार्बन को कितना चाहिए, लास्ट में उसके 4 हैं, उसको 4 चाहिए, तो एक यहाँ से ले लेगा, इस वाले हाइड्रोजन से एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से,
एक यहाँ से। तो कुल मिलाकर के कितने C और H के बीच में कितने बॉन्ड हैं? तो 1 2 3 4। C और H के बीच में कितने बॉन्ड हैं? 4 बॉन्ड हैं, ठीक है। तो ये क्या है? टेट्रावैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे थोड़ा सा भाई साहब जो H2O वाली कहानी थी उसमें कुछ थोड़ा सा कहाँ लिखे थे H2O? ये वाला देखो, H2O में जो बॉन्ड बन रहा है, देखो ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है। तो कुल मिलाकर के H और O के बीच में कितने बॉन्ड हैं? 2 बॉन्ड हैं। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है कि H और O के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं? तो डबल। 2 हैं तो डबल बॉन्ड हो गया। जब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, ठीक है, कुल मिलाकर के एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तब सिंगल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। इसको थोड़ा सुधार लेना भाई साहब। और CH4 में तुम्हारे 4 बॉन्ड बन रहे हैं, इस वजह से इसको टेट्रावैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, टेट्रावैलेंट, बिकॉज इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, कार्बन शेयर दीज इलेक्ट्रॉन्स विद 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एज शोन इन फिगर 4.5। 4.5 में फिगर दिया हुआ है, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। Such bonds which are formed by the sharing of an electron pair between 2 atoms are known as covalent bond। क्या लिखा है? Such bonds which are formed by the sharing of an electron pair between 2 atoms। 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बनती है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल। जो कोवैलेंटली बॉन्डेड रहते हैं, ठीक है, जो कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, वो एक दूसरे से अच्छे से जुड़े रहते हैं। बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस रहते हैं वो वीक रहते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बन रही है वो तो स्ट्रांग बन रही है, लेकिन उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स वगैरह रहते हैं उनके बीच क्या होता है? उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक है भाई साहब। दिस गिव राइज टू लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान रखना, कोवैलेंट बॉन्ड जो तुम्हारा रहता है वो तो तुम्हारा स्ट्रांग है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वीक है। इस वजह से इनका जो हमारे कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, इनका जो ये कंपाउंड बन रहे हैं, ये क्या होते हैं? इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। आयनिक कंपाउंड का ज़्यादा था। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दिस कंपाउंड, सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, सच कोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो कोवैलेंट कंपाउंड बन रहे हैं, इसमें कोई किसी भी प्रकार का चार्ज राइज नहीं हो रहा है, इस वजह से ये सब पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। यदि कोई चार्ज इन लोगों के जुड़ने से कुछ निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आता, तब भाई साहब वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते, लेकिन ये चार्ज यहाँ पर राइज अप नहीं हो रहा है, इस वजह से पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, इसको तुम रीड कर लेना। कार्बन के कुछ एलोट्रोप्स होते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना, इनका क्या स्ट्रक्चर है, इसको ये पढ़ लेना। इसके बाद आता है अपना इंटेस्ट क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, ये भी अपने होमवर्क में करना, ठीक है। तो आई होप जितना चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो तुम्हें क्लियर होंगी, सब कुछ समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी अगर बनती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, शाम की क्लास में उसको पूछ लो, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में ध्यान रखना एक बात, होमवर्क में तुम्हारे 2 क्वेश्चन तो रहेंगे ही। ये तुमको एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन रीड करना है, प्लस जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रीडिंग करके, रीडिंग बहुत ज़रूरी है, हमने तो पढ़ा दिया है, अगर रीडिंग नहीं करोगे तो पूरी तरीके से तुम्हें क्लियर नहीं हो पाएगा। तो रीडिंग कर लेना, प्लस जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तुमको नज़र में आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नज़र में आ रहे हैं, इनको ड्रॉ कर लेना। और इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर तुम्हें बनाने के लिए दिया है, उसको बना लेना, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।